अगर आप सक्सेस चाहते हैं यूपीएससी में, तो हम कहते हैं कि साहब हम तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यूपीएससी प्रिपरेशन को हमें लगता है कि देयर आर सम बुक्स, टीचर, नोट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और हमारी तैयारी हो गई। गलत। तैयारी को दो हिस्सों में बांटा जाता है, बड़े ध्यान से इसका साइन समझ लो। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। ये हर सब्जेक्ट, हर बिहेवियर, हर दिन में होता है। मैक्रो और माइक्रो दो तरीके की प्रिपरेशन होती है। मैक्रो फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैक्रो में। व्हेन वी गो टू द मैक्रो, हमने कहा कि हमारा मैक्रो, आज हमारा सब्जेक्ट तैयारी का है ज्योग्राफी। डन, कोई दिक्कत? ज्योग्राफी को जब हमने मैक्रो से मेसो में कन्वर्ट किया, क्या होगा? मैक्रो के बाद होता है बीच में मेसो। मेसो का मतलब होता है बीच में। मेसो किसी भी चीज की प्लानिंग कैसे करते हैं। 2 साल, अगर आप 2 साल के अंदर अपने आप को यूपीएससी के लिए बेस्ट प्रिपरेशन में डालना चाहते हो, तो ये हमारा मेथड है। तो मेसो क्या होगा? अब ज्योग्राफी हमारा मैक्रो है कि भाई साहब हमें ज्योग्राफी में इतने क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट में इतने क्वेश्चन आते हैं। हमने इसका एनालिसिस किया कि 20% जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो ज्योग्राफी बेस्ड होता है। मेंस में पेपर 1 और पेपर 3 दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मेसो में चले गए। मेसो में हमने क्या देखा कि एक पार्ट इसका इंडियन ज्योग्राफी है, एक इसका इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, एक इसका फिजिकल ज्योग्राफी है और एक इसका वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ये इसका मैसो हो गया। आपने इसको कई पार्ट में तोड़ लिया। तो यहां तक तो ज्यादातर लोगों को ये बात पता होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आपको इसके बारे में कोई नई चीज बता रहा हूं। लेकिन जो प्रीलिम्स का नेचर होता है, एग्जाम के नेचर को आप समझो। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का नेचर अलग होता है। प्रीलिम्स का जो नेचर होता है वो कोई 1 to 1 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एक क्वेश्चन में कई डायमेंशंस होते हैं, फिर उनका कई जो है वो सेगमेंट में बताया जाता है कि विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज द बेस्ट, कौन सा अप्रोप्रिएट सही है। तो उसमें क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन हमारी ऐसी होती है जो हमसे छूट जाती है तैयारी में, और वो हमारा निगेटिव मार्किंग करा देती है, और निगेटिव मार्किंग की वजह से हम क्या होता है, बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होना है, माइक्रो को समझने की कोशिश करो। ठीक है, माइक्रो को समझने की कोशिश करो। क्या है माइक्रो? जो होता है वो हमारे सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ बेहतरीन मोती हैं, कुछ बहुत बेहतरीन मोती हैं तुम्हारे पास, ठीक है, बहुत अच्छे पर्ल हैं तुम्हारे पास, बहुत शानदार, और आज तुम्हें पार्टी में जाना है। अब ये माला तुम पहनना चाहते हो, ये माला तुम पहनना चाहते हो। समझना कि माइक्रो मेसो क्या है, ठीक है। सो यू वांट टू बी सक्सेसफुल। अगर गले में तुम्हारे माला पड़ी रहेगी, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, महाराजा साहब है, महारानी साहिबा है, XYZ जो भी है। सो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो अलग अलग पर्ल हैं, इसको एक माला बनाने में, इसको एक जो है नेकलेस बनाने में हमें किस चीज की जरूरत है? थ्रेड। इसको कौन सा रॉकेट साइंस है? तो इसके लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? धागे की, थ्रेड की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर ये होगा तभी तो माला जुड़ेगी, नहीं तो हाथ में पकड़ के थोड़े ना घूमोगे, देखो कितने सुंदर मोती है मेरे पास, राइट। अगर हाथ में ऐसे पकड़ के घूमो ऐसे माला का, देख देखिए मेरे पास कितने, तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना कि इफ यू वांट टू शेप दैट पर्ल, कीमत किसकी है? पर्ल की है, कीमत पर्ल की है, धागा तो दिखेगा भी नहीं। लेकिन तुम्हारे पास कितने भी कीमती पर्ल हो, कितने भी जो है वो माणिक के तुम्हारे पास कीमती हो, लेकिन अगर उसको पिरोने के लिए धागा नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। हाथ में लेके घूमोगे, लोग हंसेंगे, वो तुम्हारे ऊपर सुंदर नहीं लगेगा, तुम्हारे लिए वो ऑर्नामेंट का काम नहीं करेगा, राइट। सो किसी भी चीज को, दीज आर द सब्जेक्ट्स एंड मेसो सब्जेक्ट एंड माइक्रो सब्जेक्ट्स आर देयर, बट इनको कनेक्ट करने वाला, अब ये तुम्हें समझ में आएगा, इसकी वैल्यू कौन बढ़ाएगा? जो दिख नहीं रहा है इसको, जो कई बार एक लड़ी, 2 लड़ी, अच्छा सुंदर माला, तमाम नेकलेस टाइप का, ये सारा काम कौन करता है? वो थ्रेड करता है, वो कनेक्टिंग डॉट्स करते हैं जो इसको जोड़ रहे हैं, तो इसको वो शेप देते हैं। सो दैट्स वाई ये हमारे पढ़ने पढ़ाने में मिसिंग होता है। तो ये हो गया तुम्हारा ओवरऑल आउटपुट, सक्सेस जिसे हम लोग कहते हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं भाई साहब, आपकी माला बड़ी सुंदर लग रही है। उसके इंग्रेडिएंट्स है पर्ल, जो बहुत कीमती हैं। दैट मीन्स आपने जो कॉन्सेप्ट कमाए हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में आपने कमाया, एनवायरमेंट में आपने उसको गेन किया, घंटों पढ़ाई की, बट द थिंग इज कि इसके बावजूद भी
अगर वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरलिंकिंग नहीं है तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स की, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और इसको ही हम लोग बोलते हैं माइक्रो कॉन्सेप्ट्स। एग्जाम्पल लेता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो अगर आफ्टर 12 तैयारी करनी है और सही तरीके से तैयारी करनी है, तो मेरा ये कॉन्सेप्ट आज आपको पढ़ने का तरीका बदल देगा आपके। बस आपको अप्लाई करना है वो मेथड। अब माइक्रो क्या है, जरा इसको समझो कि ये माइक्रो कैसे वर्क करता है। एग्जाम्पल लेता हूं, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। अभी तुम्हें खुद बताना कि कौन यूपीएससी क्रैक करेगा और कौन नहीं करेगा। तुम बताओगे, मैं नहीं, तुम बता देना। ए गया मार्केट से, वेबसाइट से उसने कोई बुक देखी ज्योग्राफी की, और वो एक फिजिकल ज्योग्राफी की बुक ले आया। उसको ज्योग्राफी का मास्टर बनना था, हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसको कुछ भी करना था फॉर एग्जांपल। तो उसने वही किया जो सब लोग कर रहे हैं। उसके टीचर भी आए और टीचर ने कहा चलो आज हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, स्टूडेंट ने भी अच्छी अच्छी कई कलर के पेन लेके और अपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, उसको रीड कर रहा है कॉन्सेप्ट्स को, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, मान लो 10 घंटे रोज पढ़ता है, बहुत हार्ड वर्किंग है, उसको रीड कर रहा है। धीरे धीरे उसने अपना टाइम लगाना शुरू किया, फिर उसको नोट भी कर रहा है। सब लोग कर रहे हैं मेहनत तो बहुत कर रहा है, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। बट एट द टाइम ऑफ एग्जाम ये सक्सेसफुल नहीं होता है। उसके पीछे कई रीजन है। धीरे धीरे क्या होता है, आफ्टर सम टाइम्स ये बैठा तो रहता है, लेकिन ये कोई इंफॉर्मेशन कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में कुछ नई चीज आई, रिसर्च आई, इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये बहुत देर तक चीजों को याद नहीं रख पा रहा है, क्योंकि उसने जैसे याद किया वो भूल जा रहा है। क्लियर? इसके साथ बड़ी दिक्कतें आ रही है, वो इंटरलिंकिंग नहीं कर पा रहा है कि ये सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक कैसे होगा। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी वजह से उसका इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है, उसको रॉट लर्निंग मजा ही नहीं आ रहा उसको। और वो चेयर पे तो बैठा है, वो किताबें भी खोल रहा है, लेकिन वो उसका मन भटक रहा है। उसको बस लग रहा है किसी तरह से ये टाइम पास हो जाए, ये सब्जेक्ट खत्म हो, दूसरे सब्जेक्ट में हम अच्छा करेंगे। ये आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। होता है ना कि यार इसमें मजा नहीं आ रहा, अगली बार से जब नया सब्जेक्ट शुरू होगा तो हम अच्छे से करेंगे, कसम खा रहे हैं, और आप नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन क्या होता है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अब यहां बी स्टूडेंट है। बी स्टूडेंट ने क्या किया, मैक्रो के साथ साथ मैक्रो पे भी फोकस किया। इसने देखा कि सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ज्योग्राफी इज अ विजुअल साइंस, भूगोल एक दृश्य विज्ञान है। सो उसने क्या किया, सबसे पहले इंटरेस्ट जगाने के लिए मैप पे काम करना शुरू किया। मैप पे, और मैप यानी मानचित्र के माध्यम से उसने चीजों को देखा, इसने चीजों को रटा कि ये माउंटेन यहां है, ये प्लाट्यू यहां है, रट डाला फलाने जगह ये। इसने क्या किया, विजुअलाइज किया, गूगल अर्थ का यूज करना शुरू किया, मैप को देखना शुरू किया, इंटरेस्ट डेवलप किया, वीडियो देखे कि ये चीज होती कैसे है। मान लो माउंट फूजी पढ़ रहे हैं, तो माउंट फूजी दिखता कैसा है, ये फटता कैसा है, कैसे इसका लावा बहता है। सो इसने अपनी विजुअलाइजेशन मेमोरी का यूज करना शुरू किया। इसने छोटे छोटे वर्ड्स को पकड़ लिया, छोटे छोटे, दिस इज नोन एज माइक्रो कॉन्सेप्ट, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसने मैप को विजुअलाइज करना शुरू किया, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लाट्यू। तुम लोगों ने भी वर्ड तो सुना होगा, पर्वत पठार सुना है ना। इन दोनों में अंतर क्या होता है, किसे पठार कहेंगे और किसे पर्वत कहेंगे। तुम कहोगे जो ऊंचा होता है वो पर्वत होता है, तिब्बत का पठार 5000 फीट ऊंचा है। अब बताओ, 5000 मीटर ऊंचा है, बहुत से पर्वतों से भी ऊंचा है तिब्बत का पठार, तो उसको पठार क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज नोन एज प्लाट्यू। तो कितनी छोटी सी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड, माउंटेन की डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ माउंटेन, पर्वत किसे कहते हैं। आपने कहा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, तो व्हाई दिस इज नोन एज माउंटेन। बताओ, व्हाई दिस इज, हाउ इट इज फॉर्म। मैंने, फिर तुम क्वेश्चन ही नहीं सुन रही हो ध्यान से। मैं पूछ रहा हूं इसे पर्वत क्यों कहते हैं, पर्वत की डिफिनीशन क्या है, वो कैसे बना, ओरोजेनी क्या होती है, मैं वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा हूं। ये सब आते सुधार लो, नहीं तो इंटरव्यू में फंस जाओगे। वो पूछेंगे ए बताओगे बी, रिजल्ट आएगा सी, खत्म हो जाएगा मामला। हाँ, पत्थरों से जो ऊंचा बना होती, इतनी बिल्डिंगें पत्थरों से बनी है, पर्वत है सब। बताओ कितने लोगों ने माउंटेन वर्ड सुना इससे पहले, बताओ भाई।
बताओ तो, बस पीक शार्प है तो मैं यहाँ पे मिट्टी डलवा के उसको एक ऊपर शार्प कर दूं, उसको माउंटेन बोलोगे? बोले गुरुकुल माउंटेन। हंसने की बात नहीं, हंस रहे हो। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, माउंटेन वर्ड सबने सुना है, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, घूम पे भी आए होगे। कभी सोचा क्यों नहीं कि माउंटेन होता क्या है? हम किसी चीज को क्यों इस नाम से बुलाते हैं? जैसे मान लो एक डॉग जा रहा है, तो तुम उससे कहोगे लॉयन लॉयन लॉयन, उसको बोलोगे? हो सकता है उसको अच्छा लगे, बट मैं पूछूं कि इसको डॉग क्यों कह रहे हो, लॉयन की डिफिनीशन क्या होती है? तो भाई लॉयन कैट फैमिली से आता है, तो आप उसको किसी को बताओगे ना, ही इज फ्रॉम कैट फैमिली, इज अ लॉयन इज अ बिग कैट। तो कैट की क्या क्या परिभाषा होती है, उसके दांत कैसे हैं, कैनाइन टीथ कहां पाया जाता है, उसकी ये मूछें क्यों पाई जाती हैं, तो कैट फैमिली से वो बिलोंग क्यों करता है, उसका टैक्सा कैट क्यों है? या बोलोगे नहीं हमारा मन, हम कुत्ते को शेर कहें, हमारा शेरू शेर है, ठीक है, तो इससे काम नहीं चलेगा, ये तो आम आदमी की बात हो गई। मेरा कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हो? कि ये बताओ माउंटेन शब्द आप लोगों ने कितनी बार सुना, लेकिन आपको नहीं पता एग्जैक्टली माउंटेन की डिफिनीशन क्या होती है, किस स्ट्रक्चर को तुम माउंटेन कहोगे। तो अगर हम किसी भी नुकीली चीज को माउंटेन कहेंगे तो हिल्स किसे कहेंगे? तुम अपने ट्रैप में फंस जाओगे 2 मिनट के अंदर। और किसी भी ऊंची चीज को अगर हम हिल्स कह सकते तो प्लाट्यू किसे कहेंगे? कॉन्सेप्ट समझ में आया? दिस इज नोन एज माइक्रो कॉन्सेप्ट। अब क्या होगा, जैसे अगर तुम्हारा धागा टूट जाए तो नेकलेस क्या हो जाता है, बिखर जाता है, उसकी कोई वर्थ नहीं रह जाती। मोतियों की तो कीमत है लेकिन नेकलेस की कीमत नहीं है। इसी तरह तुम्हारे अपने जो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर वो एक थ्रेड में ना पिरोए जाएं तो कभी भी वो डिलीवरेबल नहीं होते हैं। आप कभी भी किसी भी सुनार के पास जाओगे, ज्वेलर के पास जाओगे, तो कहेगा देखिए साहब आपने 10 मोती मांगे थे, 10 मोती लीजिए। तो अगर मान लीजिए आपने पैसे दिए तो आप क्या करेंगे, चिल्लाएंगे ना उसके ऊपर? तो बोला ना 10 मोतियों की माला, बोले मुझे नेकलेस चाहिए था सर, मुझे ये हार चाहिए था, मुझे उसी वह डिजाइन जो देखा तो मुझे एग्जैक्टली चाहिए था, तभी तो आप सेटिस्फाइड होंगे। सेम इज यूपीएससी। तो यूपीएससी में अगर आपको मास्टर बनना है तो गुरुकुल आपके माइक्रो कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करने वाला है। जो गुरुकुल में जब भी आप लोग आफ्टर 12th पढ़ाई कर रहे हैं, पहला साल हमें इन मोतियों को पिरोने पे लगाना है। आप अंदाजा देखो, और मैं हर चीज आपको प्रूव करूंगा। गुरुकुल में हर छोटे छोटे स्किल पे फोकस किया था। यूपीएससी क्रैक करने के लिए घंटों की पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्किल्ड एजुकेशन, स्किल्ड प्रिपरेशन। स्किल्ड प्रिपरेशन मतलब फाइटिंग वॉर विद वेपन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किल्ड प्रिपरेशन? एक होता है कि सर मैं बहुत साहसी हूं, लड़ाई लड़ूंगा, अकेले निहत्ते चले गए, पिट पिटा के चले आओगे। एक होता है आई एम वेरी स्किल्ड इन वेपन्स, इन मार्शल आर्ट। सो गुरुकुल तुम्हें स्किल्ड करने जा रहा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किलिंग हियर? इट्स अबाउट शार्पन योर वेपन्स एंड गिव यू द स्किल्स। तो आपको बहुत यहां पावर दी जाएगी। हम माइक्रो कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। अब अगर आपके पास माइक्रो कॉन्सेप्ट होगा, इसका मतलब आपके पास जो भी मोती आएगा, जिस भी डिजाइन में आएगा, आप उसको खटाखट बुनते चले जाओगे। अब सोचो कि क्या होगा, कुछ समय बाद आप रट के, आपको कुछ नहीं पता। अरे मैंने अभी आपको बता रहा हूं कि मैंने कुछ बच्चों से बात की, वो काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं। इजराइल वॉर के बारे में बात हुई, मैंने इजराइल की बाउंड्री पूछ ली। बोले इजराइल ये वो कर देगा, वो कर देगा, हमास के साथ लड़ाई हो रही है। मैंने सिर्फ बाउंड्रीज पूछ ली, हालत खराब हो गई। इजराइल कहां है एग्जैक्टली नहीं पता, उसकी बाउंड्री किसके साथ लगती है नहीं पता, वाटर बाउंड्री और लैंड बाउंड्री किसके साथ लगती है नहीं पता। तो भाई मेरे ये दुनिया भर की इंफॉर्मेशन रट के क्या करोगे तुम? तुम्हें एग्जैक्टली मैप पे वो कहां है, उसके बॉर्डर्स कहां है, वो कैसे काम कर रहा है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। सो दैट्स टोटल बुलशिट एंड नथिंग एल्स। तो हमें क्या करना होता है, हमें माइक्रो कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करना पड़ता है। तो जितने भी लोग हैं जो लिटरली सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, मैंने पहले कहा 2 तरीके से लोग तैयारी करते हैं। एक तैयारी करने के लिए तैयारी, और एक होता है सिलेक्शन के लिए तैयारी। तो आपको डिसाइड करना है, इट्स गेम ऑफ माइंडसेट। अगर तैयारी के लिए तैयारी करनी है तो गुरुकुल आपके लिए अच्छी जगह नहीं है। कि पापा मम्मी को बताना है 2 साल यहां मस्ती काटनी है, पापा मम्मी से पॉकेट मनी लेना है और खुल के जीना है जिंदगी, तो गुरुकुल आपके लिए सही जगह नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं। लेकिन अगर सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी है कि हम ये अपना 2 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन खर्च एंड इन्वेस्टमेंट।
खर्च होने का मतलब है जी लो जिंदगी, कोई इधर कर रहा है, कोई उधर घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, लिव इन में कर रहा है, ये सब कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट्स मीन्स होता है कि ये जो 2 साल मैंने अपनी जिंदगी के मांगे हैं, मैं पूरी ताकत से इसको लगा रहा हूं और इसके बदले मुझे बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए। सो अगर आपका माइंड सेट है कि मुझे 2 साल अपने आप को फोकस करके रखना, गुरुकुल उसके लिए। गुरुकुल प्रिपरेशन फॉर सक्सेस है, फॉर सिलेक्शन है, और इसके लिए आपको खुद अंतर पता चलेगा कि बाकी जगहों पर इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं सिखाते हैं। उसका रीजन है कि माइक्रो कॉन्सेप्ट पे हमें फोकस करना सिखाया ही नहीं जाता है। वो बड़ी बड़ी बातें आप देखिए, आप लोग पढ़ कर आए हैं, मैं ऐसी कोई भी नई चीज नहीं पूछ रहा हूं कि मैंने आपसे कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पूछ लिया, बारखान क्या होता है, फलाना क्या होता है। मैं तो सिंपल, आपने एक वर्ड यूज किया, मैं तो उसके बारे में पूछ रहा हूं। आप जिस जमीन पे चल के आए हैं उसको प्लेन बोलते हैं, प्लेन की डिफिनेशन ही सिखा दो। जिस जगह पे तुम हो वो मिट्टी कौन सी है, मुझे बस केवल इतना बता दो। भाबर है, बांगर है, खादर है या तराई है? तुम तो पढ़ाई कर चुकी हो, राइट? सो दिस इज नोन एज माइक्रो कॉन्सेप्ट। सो हम, अगर आपको अगर आईएएस इन फर्स्ट अटेम्प्ट चाहिए, यहां सिंपल बोल रहा हूं, इन फर्स्ट अटेम्प्ट चाहिए, तो जनाब माइक्रो कॉन्सेप्ट्स के बिना, अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई हो कि भैया ये माला बनाने के लिए धागा होना चाहिए, सो धागा इज ऑल अबाउट माइक्रो कॉन्सेप्ट्स। अगर ये माइक्रो कॉन्सेप्ट मेरी कमांड नहीं है तो हमारे लिए बाकी कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं मगध साम्राज्य पढ़ लिया हिस्ट्री में, मगध है कहां उन्हें नहीं पता चलता है। मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया कि ये बताओ सारे साम्राज्य में मगध ही सबसे अमीर क्यों बना, सबसे आगे क्यों गया? अब लोग कि ये था चंद्रगुप्त मौर्य वहां बैठे हुए थे, फलाना था, आचार्य चाणक्य थे, ये सब बकवास की बात है। उसकी ज्योग्राफी देखो वो है कहाँ, उसके बॉर्डर्स किसके साथ लग रहे हैं, उसके पास किस तरह के मिनरल्स हैं, नदी कैसी है, किसी ट्रेड रूट के बीच में तो नहीं पड़ रहा है, तब जाके उसका आंसर दे पाओगे। सो स्टूडेंट क्या होता है, अपना टाइम बर्बाद कर लेता है अगर वो माइक्रो कॉन्सेप्ट के साथ नहीं है। सो होल्ड योरसेल्फ, अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो, सो मोस्टली फोकस ऑन द माइक्रो। और माइक्रो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो आपको डिपेंडेंट बना देता है। जो पैरासाइट टाइप का जो होता है कि जैसे बहुत सी कोचिंगें होती हैं, ये पीडीएफ ले लो, वो पीडीएफ ले लो, न्यूज़पेपर भी पढ़ने से मना कर देती हैं कि हम ये तुम्हारा अनुवाद हम करके दे देंगे। तो स्टूडेंट को लगता है शायद यही आईएएस है, हमें कुछ नहीं पढ़ना, हम नोट्स पढ़ लेंगे, हम थोड़ा सा क्विज कर लेंगे और आईएएस बन जाएंगे। वो उसको 2-3 साल बाद समझ में आता है जब वो रियल ग्राउंड पे एग्जाम देने जाता है। तो वो रील्स सोचता है कि रील्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, मोटिवेशनल लेक्चर सुन रहे हैं, इससे हम आईएएस बन जाएंगे। नहीं, रियल ग्राउंड पर आपको काम करना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने अपना दिमाग दे दिया है चैट जीपीटी को और हम कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। तो थोड़े समय के लिए अगर यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो ओल्ड मेथड्स पे आ जाओ, ओल्ड स्कूल ऑफ प्रिपरेशन। तो पहला सिस्टम क्या है बता देता हूं, स्ट्रक्चर कर देता हूं, इसको समराइज कर दूं। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है और गुरुकुल में आपको सरवाइव करना है, तो पहली चीज, नंबर 1, जो पहली चीज मुझे गुरुकुल में चाहिए, तो गुरुकुल का पहला नियम, ये गुरु का स्थान है, इट इज नॉट कोचिंग। पहली बात तो दिमाग से निकाल के फेंक दो कि ये कोई कोचिंग है या फलाना है। गुरुकुल इज ऑल अबाउट योर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो कोचिंग वर्ड ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ट्रेनिंग में हैं। ट्रेनिंग मीन्स यहां पर क्या होता है, यहां पर कोच है। ट्रेनिंग में किसकी जरूरत पड़ती है, कोच की। डिफरेंस बिटवीन कोच एंड टीचर क्या होता है, कोच और टीचर में क्या अंतर होता है, पहले यहीं से बात कर लें, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है। कोच और टीचर में क्या अंतर होता है? और टीचर पढ़ाते हैं और कोच गाइडेंस देते हैं, तो दोनों गाइडेंस देते हैं। एग्जाम्पल से समझाऊं, सचिन तेंदुलकर का नाम कौन कौन जानता है? बहुत छोटा सा। इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, क्रिकेट का ईश्वर। सचिन तेंदुलकर महानतम खिलाड़ियों में से शामिल है, अभी भी लीजेंडरी है। एग्जाम्पल बताता हूं, तो मास्टर ब्लास्टर ने कई वर्ल्ड कप खेले,
लेकिन कई बार नर्वस 90s का शिकार हो गए, इनकी टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। अब ये धीरे धीरे उम्र इनकी बढ़ती जा रही थी, इंजरीज हुई, तमाम तरह की चीजें हुई। इनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि आपका सपना क्या है जो पूरा नहीं हुआ? आपने 100 सेंचुरीज मार दी, सब कुछ कर लिया, मास्टर ब्लास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट, लिविंग लीजेंड, सब कुछ है आपके पास। बोले यार वर्ल्ड कप नहीं है, क्योंकि इससे पहले इंडिया ने 1983 में जो है कपिल देव की आगवानी में जो है वो वर्ल्ड कप जीता था। सचिन तेंदुलकर कई बार टीम हमारी सेमीफाइनल तक पहुंची, हर जगह पहुंची, लेकिन हार गए, वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। अब ये अपने इनको कोई क्रिकेट का कोई शॉट ऐसा नहीं जिनको नहीं पता है, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिताया। सो ही इज वेरी गुड नॉलेज अबाउट क्रिकेट, सब कुछ है इनके पास, लेकिन वर्ल्ड कप फिर भी नहीं है। लाइफ में एक व्यक्ति आते हैं, गैरी कर्स्टन। गैरी कर्स्टन बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं रहे थे, ओपनर थे अपने टाइम के, लेकिन वो जो है वो इंडियन टीम के कोच बन के आते हैं। बड़ा ध्यान से सुनना, कोच क्या होता है, और मैं क्यों कहता हूं कि हमारे यहां टीचर नहीं कोच हैं, हम आपको ट्रेन करते हैं। तो गैरी कर्स्टन और सचिन तेंदुलकर में कंपैरिजन करोगे तो कहीं कंपैरिजन नहीं है। सचिन तेंदुलकर ऑल टाइम गॉड की उनको भूमिका मिली हुई है, उनका पदवी मिली है। गैरी कर्स्टन का नाम भी कई लोगों तो नहीं सुना भी नहीं होगा, है ना? लेकिन ये पर्सन आता है और इंडियन टीम की कमी को पहचान लेता है कि ये यूनिटी की तरह नहीं खेल पा रहे। मान लो सचिन खेल रहे हैं तो दूसरा नहीं खेल रहा है, इंजरीज हो रही हैं, फिटनेस अच्छी नहीं है, ये दुनिया भर की चीजों की स्टडी कर रहा है। इसने क्या किया, टीम में बदलाव करने शुरू किए। जैसे टीम के खिलाड़ी सीनियर जूनियर के बीच में लड़ाई है, एज अ टीम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकी आपस में मीटिंग करानी शुरू की, मिलना जुलना शुरू किया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, कुछ नए नए पोस्ट क्रिएट किए। जैसे साइकोलॉजिस्ट पहली बार इंडियन टीम में आया, बड़े ध्यान से सुनना इसको। पहली बार मनोवैज्ञानिक भारतीय टीम में आया, तो वो क्या खिलाड़ियों की काउंसलिंग करने लगा। ऐसे ऐसे डॉक्टर हायर किए गए जो मस्कुलर थेरेपी करते थे ताकि इंजरी से बचाया जा सके। फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, स्ट्रैटेजी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और पूरी टीम में जो नए खिलाड़ी थे और जो पुराने खिलाड़ी थे उन सबका एक बहुत बढ़िया बेस्ट कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया। नए खिलाड़ियों पुराने खिलाड़ियों को समझाया कि देखो नए लोगों को आने का समय दो, उनके ऊपर दादागिरी मत करो, उनके ऊपर हावी मत हो। कई बार उनको बताया, कई बार लोगों को कहा कि तुम इस प्लेस पे नहीं, बोले मैं सीनियर हूं, मैं इस प्लेस पे जाऊंगा खेलने, नहीं नहीं तुम्हें इस प्लेस पे आना है। और पूरी टीम की देखा, भारतीय टीम की फील्डिंग बहुत खराब है, कैच छोड़ देते हैं, चौवा नहीं रुकता है। वो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हायर किए कि भैया देखो ऑस्ट्रेलिया वाले फिसल के बॉल पकड़ रहे तो तुमसे क्या नहीं फिसला जाता, जहां कूदते वहीं गड्ढा हो जाता है। तो बहुत सी ट्रेनिंग करनी शुरू की, बहुत माइन्यूट ट्रेनिंग, और धीरे धीरे करके इस कोच ने एक टीम तैयार की जिसमें यंग लोग, और कोई ईगो नहीं थी, उनसे बात की, साइकोलॉजिस्ट की मदद ली, ठीक है, मस्कुलर फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और कुल मिलाकर एक टीम तैयार हुआ। सचिन तेंदुलकर को भी समझ में आया कि गैरी कर्स्टन भले चाहे मैं उनसे बड़ा बल्लेबाज हूं, लेकिन ये पर्सन ऐसा जो टीम के ऊपर काम कर रहा है। तो सचिन तेंदुलकर ने भी गैरी कर्स्टन को सौंप दिया कि भाई आप बताओ, मेरा एक ही सपना बचा है, मुझे किसी भी हालत में वर्ल्ड कप जीतना है। और नतीजा क्या हुआ, गैरी कर्स्टन ने कुछ समय मेहनत की और एक इतनी शानदार टीम तैयार की, और 2011 इतिहास है। इतिहास है जहां पे विराट कोहली जैसा नया खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को कंधे पे बिठाए हुए हैं, और सचिन तेंदुलकर हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, और तिरंगा लेकर उन्होंने बोला कि ये मेरा जो एक सपना था वो पूरा हो गया कि मैंने वर्ल्ड कप अपने हाथों से टच कर लिया, वर्ल्ड कप टच कर लिया। मुझे लगा था, शायद मैं उम्मीद खोने लगा था कि मैं अब कभी भी वर्ल्ड कप, टीम इंडिया वर्ल्ड कप उठा पाएगी। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ इस कोच की वजह से। तो कोच वो होता है, टीचर क्या होता है, टीचर के पास नॉलेज बहुत होती है। जैसे आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाते हो तो वहां एक बड़ा, अरे भाई साहब 20 साल से प्रोफेसर हैं, ठीक है, उन्होंने इधर मुंह किया और इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू किया, बट वो उनकी नॉलेज है ना। जैसे किसी को क्रिकेट के हर शॉट के बारे में पता है कि भाई इस साल ये क्रिकेट खेला गया, इस साल ये हुआ, उससे तुम्हें क्या फायदा? तुम तो खिलाड़ी हो, तुम ये कह रहे हो ना कि साहब मेरे ऊपर काम करिए, आप मेरे ऊपर बताइए कि मेरी कमी क्या है, मुझे कैसे परफॉर्मेंस सुधारनी। बोले नहीं नहीं आप बैठो, मैं तुम्हें क्रिकेट का अपना सारा ज्ञान दे देता हूं। जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं वो बड़े ध्यान से इस बात को सुने। जब भी आप किसी कोचिंग को चूज भी करते हैं, कोई कोर्स भी चूज करते हैं, इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा कि तुम्हें टीचर चाहिए, कोच चाहिए, ये बड़ा अंतर है। मान लीजिए वो टीचर क्या हो रहा है, खूब ज्ञान दिए जा रहा है, ज्ञान दिए जा रहा है, अच्छा इधर आप परेशान है, आपको मोबाइल की एडिक्शन है, आपका दिमाग भटक रहा है, आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता, इससे पहले आप कभी 8-10 घंटे बैठ के पढ़े नहीं, और इधर में पूरा ज्ञान वो टीचर दिए जा रहा है, आपको आप तक पहुंचेगा वो?
आप उलझे हुए कि मैं कहां से शुरू करूं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं हुआ, घर में कोई बवाल हो गया, वो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, क्लास में बैठे हो लेकिन मन नहीं लग रहा है, अंदर से इमोशनल ब्लॉकेज आ रही है, रोने का मन कर रहा है, ध्यान भटक रहा है, हेल्थ ठीक नहीं हो रही, कहे तो किससे कहें, और वो दिए पड़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फलाने ढिकाने, वो बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े नोट्स, और आप चुपचाप बैठे हो कि भैया मेरे तक बात कब आएगी। सो एक कोच क्या होता है, वो दूसरी तरफ से आता है, वो आप पर काम करता है, वो इंडिविजुअल आपकी स्ट्रेंथ पे काम करता है कि हु यू आर, आपको कैसे करना चाहिए, आपको किस सब्जेक्ट में। हो सकता है आने वाले टाइम में मैं आपको यह भी बताऊं कि हर सब्जेक्ट में आपको महारत नहीं हासिल करनी है, आपको जीएस पेपर 1 लेना है, जीएस पेपर 2 लेना है, ऑप्शनल लेना है और एथिक्स उठा लेना है, बस। इस वाले में आपकी कमजोरी है, इसको अभी बाद में करेंगे, हम आपको अलग अलग सेगमेंट्स पे लेके जाएंगे। कोच वो होता है जो आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाता है, आपके ऊपर काम करता है, आपकी वीकनेस को दूर करता है। इस तरह के डॉक्यूमेंट कितनी कोचिंग में मांगे गए होंगे कि आप अपना इंडिविजुअल अनुभव लाके दीजिए, आप अपनी कमियों को लिख के मुझे दीजिए और इन कमियों पे हम काम करेंगे। सो दिस इज अवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो यू नीड फॉर कंपटीशन यू नीड कोच, क्योंकि कंपटीशन है, आप थकेंगे। सचिन तेंदुलकर को जो टेनिस एल्बो हुआ था तो चारों तरफ बात फैल गई थी कि अब सचिन तेंदुलकर का करियर खत्म हो गया, वो बैट नहीं उठा पाते थे, इतनी खतरनाक बीमारी उनको हुई। बट डेडिकेशन और उनके गुरु का समर्पण, उनके कोच का समर्पण, वो वापस आए। क्या हुआ था उस समय, बहुत हैवी बल्ला इस्तेमाल करते थे, एमआरएफ का जो लोगो लगा होता था, सचिन तेंदुलकर बहुत हैवी बल्ला यूज करते थे। तो उनके कोच ने बताया कि इससे तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए नए तरह के बैट डिजाइन किए गए, हल्की लकड़ियां आई, ऑस्ट्रेलिया से लकड़ियां आई, उस पर बैट बनाया गया, उसकी डिजाइन को चेंज किया गया, उनकी टेक्निक में उनके कोच ने चेंज कराया कि देखो तुम्हारा हाथ ऊपर से नीचे जा रहा है इसलिए हाथ दर्द हो रहा है, बहुत दर्द होता था उनको, तो उनके टेक्निक्स को चेंज कराया गया कि दूसरे हाथ पे उनका लोड शिफ्ट हो। तो सचिन तेंदुलकर का डेडिकेशन और उनके कोच का जो गाइडेंस है, उनके ऊपर जो उन्होंने काम किया, सचिन तेंदुलकर वहां से वापस आ गए। नहीं तो आज हम उस सचिन तेंदुलकर को नहीं जानते जिस सचिन तेंदुलकर को हम याद रखते हैं। तो कोच जो होता है वो आपके ऊपर इंडिविजुअल वर्क करता है, आपकी राइटिंग नहीं ठीक है उसको सही कराना, आंसर की महारत, तमाम तरह की चीजें। तो जब हम इस चीज के साथ जाते हैं तो हमारा जो एक सेगमेंट होता है वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पे आपसे बात करूंगा कि यू नीड कोच। सो सबसे पहली चीज होती कोच के साथ क्या चीज होती, कोच को क्या चाहिए होता है। टीचर तो अपना ज्ञान बघार के चला गया, कोच को एक सबसे बड़ी चीज होती है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे बड़े ध्यान से सुने, कोच को सबसे पहले डेडिकेशन चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि हाथ चलते रहना चाहिए, लेकिन ये 1 2 3 प्राणी ऐसे हैं जो लिख नहीं रहे हैं, जबकि इनको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुना दी कि कल को ये किसी एस्से में भी जरूरत, इनको नहीं पता कि ये नॉलेज कहां इस्तेमाल हो जाएगी। किसी दिन एथिक्स में ये क्वेश्चन 15 नंबर का आ जाएगा, हो सकता है एस्से में ये क्वेश्चन आ जाए जहां तुम्हें एग्जाम्पल पे ये जो है टीचर वर्सेस जो है ट्रेनर के बीच में आपको बात करनी पड़े, तब ये उनको उस दिन समझ में आएगा कि 15 नंबर होते क्या हैं। अब देखो मैंने सिखाया, अभी लास्ट क्लास में सिखाया स्मार्ट नोट्स कैसे, एक्टिव स्टडी क्या करते हैं, मेरी लास्ट क्लास इसी के बारे में थी ना। उसके बाद भी मैंने तुम्हें लास्ट में बोला था इनर्शिया तुम्हें रोक लेगा, देखो एक पन्ना एक पेज नहीं लिखा, इसको लगा कि मैं कोई मोटिवेशनल कहानी सुना रहा हूं। एक एक शब्द, हाथ रुकना ही नहीं चाहिए। मेरा मुंह बंद हुआ क्या, मैंने पॉज लेके बैठा क्या कुर्सी पे। ओजांग गुरुकुल का कोई भी टीचर टू द पॉइंट रहता है, इधर उधर की बात हम करते ही नहीं है। हम जब भी जितनी देर क्लास में होते हैं हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि हम सिखा सकें। तो आपको जो सिखाया मैं आपको देखो उसी दिन बताया था कि आप भी आपकी आदतें आपको वापस खींच के लेकर आएंगे, बताई थी ना स्प्रिंग हैबिट्स। तो आप देखिए फिर आपका पेन रुक गया क्योंकि आपने सालों प्रैक्टिस की है। अगर आप किसी और एकेडमी में होते तो शायद आप पर इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता। और आप आज का अगर पैटर्न उठा के देख लो तो आपको यही नहीं पता चलेगा, यही क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे एस्से में 125 में। कितने अजीब अजीब क्वेश्चन आ रहे हैं, हर घूमने वाला भटका हुआ नहीं होता, ठीक है, समय पानी की धारा की तरह, क्या लिखोगे इसमें, कौन से सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन है, नहीं है ये भाई, लेकिन आपको करना तो है ना। तो आपको कुछ नहीं पता कि कौन सी चीज कहां मिल जाएगी। सो यू हैव टू बी अलर्ट ईच एंड एवरी टाइम। तो लास्ट टाइम क्या बताया था, अलर्टनेस जो होती है वही यूपीएससी एस्पिरेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होती है। तो कोच के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले समर्पण चाहिए 100% की ओजांग सर ने जो बोल दिया है वो गुरुकुल में हमें करना है।
और समर्पण का मतलब समर्पण किसके प्रति? दो लोगों के प्रति। एक जो हम शेड्यूल दे रहे हैं, और दूसरा जो मैं और मेरी टीम जो कर रही है वो उसके प्रति। दो चीजों के प्रति समर्पण। शेड्यूल, जैसे हमने सुबह कहा योग करना है, अरे मैं कमरे पे कर लेता हूं या कमरे पे कर लेती हूं। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारे बारे में लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि तुम्हारा दिमाग, उसका साइंस बताया था ना, दुनिया का सबसे बड़ा चीटर है। आज तक अगर तुम सक्सेस नहीं पा पाए हो तो इसके पीछे ऐसा नहीं किसी ने तुम्हारी कॉपियां फाड़ दी, तुम्हारे घर के ऊपर अटैक हुआ है मुगलों का या तुर्कों का, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। उसका सिंपल एक फंडा है, तुम अपने दिमाग से हारे हो। जब भी हारे हो, तुम कोई शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाए, सिर्फ अपने दिमाग की वजह से नहीं फॉलो कर पाए हो। बहुत याद रखना, मैं कोई भी बात जो कहता हूं वो फैक्ट्स के बेसिस पे कहता हूं, आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे कहता हूं। तो तुम्हारा दिमाग आगे भी तुमसे यही गेम खेलेगा और खेल रहा है। तो जैसे ही तुम शेड्यूल से बाहर जाओगे, अरे यार घर में कर लेते हैं, सुबह सुबह योग ओजांग सर कराते हैं, ध्यान कराते हैं, क्यों जरूरत है। धीरे धीरे क्या होगा, अच्छा कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर धीरे धीरे क्लास भी छोड़ोगे, अरे यार क्लास में क्या रखा है, सेल्फ स्टडी कर लेंगे। जो यार ध्यान से कमरे में पढ़ा जा सकता है वो क्लास में थोड़े ना मजा आएगा। जैसे कई बच्चे आए, जब हमने जबरदस्ती 12-12 घंटे का चैलेंज दे दिया, तो कई लोग कह रहे हैं सर वो क्लास में डिस्टरबेंस हो जाती है, कुर्सियां लोग उठाते हैं। अरे भाई कुर्सियां ब्रेक में तो उठती हैं, जब आदमी वॉशरूम जा रहा है, पानी पीने जा रहा है। तो तुम्हारा ध्यान 10 मिनट पे है, लेकिन 1 घंटे इंटेंस पढ़ाई, मेरी क्लास तो 1.5 2 घंटे चलती है, तब तो कोई कुर्सी से उठता नहीं है, उस पर तुम्हारा फोकस नहीं है। तो मुझे यह पता होता है कि उनका दिमाग उनके साथ गेम खेल रहा है कि यहां से भागो, यहां एक अनुशासन है। दिमाग कभी भी अनुशासन पसंद नहीं करता है। बहुत दुनिया में केवल 2% लोग होते हैं जो खुद को अनुशासित कर सकते हैं, और वही पूरी दुनिया को ड्राइव करते हैं, पूरी दुनिया के मालिक हैं वो। तुम्हारी क्लास में भी जहां से तुम पढ़ के आए याद करो, केवल 2% ऐसे बच्चे होंगे जो रोज क्लास आते होंगे, रोज जो है वो पढ़ाई करते हो। जब तुम कहते हो चल यार खेल कर आते तो मना कर देते होंगे, और आज तुम्हें पता होगा वो कहां होंगे, ये तुम्हें पता होगा वो 2% कहां निकले। चाहे वो पढ़ने की बात ही नहीं, अगर वो अपने काम में भी कर रहे हैं, मान लो क्लास की बजाय वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो वो उसमें भी लगे रहते होंगे। वो शेयर मार्केट में होंगे तो उसमें पूरी तरह से फोकस रहेंगे। आपके साथ दिक्कत है कि आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाए, क्योंकि आप अपने दिमाग के शिकार हो गए हो। आपका दिमाग, तो 2 चीजें अगर तुम कर लोगे, जो शेड्यूल मैं दे रहा हूं गुरुकुल में उसके साथ चिपक जाओ, और दूसरा जो मैं मुंह से निकाल दूं 100% डिवोशन के साथ, कि ये एनएलपी एक्सपर्ट है भाई साहब, ये बात करते समय अपनी हर चीज बता देते हैं और वो लॉजिकल है, मेरे जीवन में मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं। तो ये व्यक्ति हमारे लिए सोच रहा है। देखो हाथ रुक गया कि नहीं रुक गया आज। और 2 कॉपियां रखने के लिए बोला था, एक डिस्कशन कॉपी, एक राइटिंग कॉपी, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और लॉजिक दिया था मोटर एक्टिविटी, और फिर भी नहीं हो पा रहा है। इसको लिखने की आदत डालो। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, मिनिमम 60-70 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। जब तुम कॉन्स्टेंट, फिर तुम्हारा हाथ रुका, नहीं रुकना चाहिए, आदत है 60 to 70। डोंट ट्राई टू राइट द नोट्स, ट्राई टू मेक अ हैबिट कि ओजांग सर का मुंह जब तक चल रहा है तब तक मेरा हाथ चलेगा। कानों से देखना और हाथों से बोलना है, और पेंसिल का यूज करो, फ्लो चार्ट बनाओ, ये भी लिखो, यूज पेंसिल, मेक फ्लो चार्ट, ताकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें जा सके। इतना आसान नहीं होता सक्सेस कि सोच लिया और आईएएस बन गए। बस फर्क ये है कि तुम कहीं और होते तो कोई तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देता, यहां मैं बार बार टोकूंगा, और मैंने कहा ना पीछे से आके पिटाई भी करूंगा अगर ये नहीं बना तो। टीचर का मुंह जब तक चल रहा है, जब तक वो समझा रहा है, तब तक आपका हाथ चलेगा। पैरेलल, सिंपल सिद्धांत है, आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। जो कुछ भी सोचना है कॉपी में सोचो। ये पेन और कॉपियां बचा के कुछ अमीर बनोगे क्या? अंबानी बनने का मन तो नहीं है। क्यों? कि 2 रिफिल कम खरीदेंगे तो अंबानी बन जाएंगे? नहीं, ठीक है, कांस्टेंट लिखना है। चलिए, तो गुरुकुल में पहली चीज है समर्पण, दूसरा जो सेगमेंट है फॉलो द शेड्यूल, तीसरा माइक्रो हैबिट्स। तो 2 साल में हम फर्स्ट ईयर जो यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे करेंगे, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो होता है माइक्रो रीडिंग हैबिट्स। माइक्रो पे अब आपको समझ में इसकी इंपॉर्टेंस आ गई होगी कि छोटी छोटी चीजें जो आपने पढ़ी थी
वो आपको उसके बारे में नहीं पता। जो सेकेंड ईयर होगा दैट्स विल गो फॉर द मेंस। अब माइक्रो हैबिट आसान नहीं है। देखो तुम्हें एक चीज मैं बार बार समझा रहा हूं, हमारी आदतें ना अच्छी होती ना बुरी होती हैं, हम किसी को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, और जो होती हैं उसको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल होता है। हाथ बार बार रुक जाएगा, बार बार रुकेगा। जैसे मैंने इनसे बोला बड़ी कॉपी यूज करो, व्हाइट पेपर यूज करो, लेकिन ये छोटी सी डायरी यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ब्रांचेस ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगी, बार बार इनको पेज चेंज करना पड़ेगा। और उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको एक पेज के अंदर लेकर आना है। एवरीथिंग शुड बी डन ऑन वन पेज। तो हमें जैसे ये बड़े बड़े वर्ड लिखने ही नहीं है, मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि हमें माइक्रो वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड, सिंबल्स यूज करने हैं। जैसे ये अभी लगातार राइटिंग स्ट्रक्चर कर रहा है, ये हमें तोड़ना है क्योंकि इसकी लिमिटेशन है, ये हमें ऑर्गेनिक थॉट्स में लेके नहीं जाता। अभी मैं अगली क्लास जब इसकी लूंगा तब तुमसे 2 एक्सपेरिमेंट कराऊंगा और आप खुद देखोगे कि आपके थॉट्स कितने ज्यादा जनरेट हो रहे हैं इस मेथड में। सो इन दैट वे अगर आपको तैयारी करनी है तो हमें अभी पहला माइक्रो स्टडीज पर फोकस करना होगा, छोटे छोटे शब्द। तो आज आपको होमवर्क दे रहा हूं, न्यूज़पेपर उठाओ सब लोग, और न्यूज़पेपर से एक डायरी अलग रखो, एक कॉपी रखो, और नंबरिंग करते जाओ कितने तुम्हें माइक्रो वर्ड्स मिले आज। आज सबका होमवर्क है, मिनिमम 50 वर्ड मुझे आज के न्यूज़पेपर से चाहिए, मिनिमम 50 वर्ड्स, मिनिमम 50 कॉन्सेप्ट्स मुझे चाहिए जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हो एज अ क्वेश्चन। शाम तक मैं एक चक्कर क्वेश्चन आके देखूंगा, मिनिमम 50 कॉन्सेप्ट्स। 60 जाओ, 70 जाओ, 80 जाओ, आपके ऊपर है नंबरिंग के हिसाब से कि एक न्यूज़पेपर में तुमने कितने कॉन्सेप्ट्स निकाले, क्वेश्चंस निकाले, वर्ड्स निकाले जो तुम्हारे काम के हैं। राइट? हो जाएगा? एक एक चीज हम यहां सीखेंगे और एक एक चीज के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे।